नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का 16वां भाग लेकर। कांटा रास्ते से हट जाने पर अमीरन पर कब्जा करने में हमें फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। कानू कुछ न कुछ दुस्साहस करेगा जरूर। यह तो गंगा सिंह ने बड़ा अच्छा फार्मूला निकाला। हम व्यर्थ में ही परेशान हो रहे थे। कानू को ठिकाने लगाने का ये तो अच्छा अवसर है। शिवाधार ने गंगाराम को बुलवाया और बोले, देख गंगू, गंगा सिंह ने उस दिन जो प्रस्ताव दिया वह हमारे बस का तो है नहीं। अब हम चुपके चुपके चौकी पर झंडा लगाने से तो पा जाए। भाड़ में जाए अमीरन और उसकी नथुनिया के अकेले वही रंडी बची है हमारे लिए। पैसा है तो सैकड़ों रंडियाँ नथुनियाँ पहने हमारे कदम चूमेंगी। जा कह दे जाकर कानू से, शिवाधार ने अपने हथियार डाल दे। अब तुम अपने जौहर दिखा लो। ये तो मालिक बड़ी बदनामी वाली बात है। पूरी जबार में ये बात फैल गई कि अमीरन नथुनिया ठाकुर शिवाधार सिंह उतारेंगे ठाकुर शिवाधार सिंह उतारेंगे। गंगाराम ने निराशा भरे शब्दों में कहा, अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? नथुनिया तो हम ही उतारेंगे, तू जा तो। शिवाधार ने गंगाराम को मीठी झुड़की दी। ठीक है मालिक, जाते हैं, कहकर गंगाराम चला। लेकिन रास्ते में सोच यही रहा था कि रहस्य क्या है। एक और ठाकुर कह रहे हैं कि भाड़ में जाए अमीरन, और दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि नथुनिया तो हम ही उतारेंगे। खैर, जो होगा देखा जाएगा। कान्हू जी घर पर ही मिल गए। उसने कान्हू जी को शिवाधार सिंह का पूरा संदेश कह सुनाया। सुनकर कान्हू जी खुद पसोपेश में पड़ गए। सोच रहे थे कि चलो किसी प्रकार शिवाधार अमीरन की नथुनिया उतारने में सफल भी हो जाते हैं तो भी अमीरन के साथ मेरे मधुर संबंध तो बने ही रहेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? शिवाधार मुझसे हर तरीके से बड़े हैं, अतः वे यदि इस काम में सफल भी हो जाते हैं तो मुझे स्वयं को पराजित नहीं महसूस करना चाहिए। वे ये भी सोच रहे थे कि गांव में आसपास उनकी छवि संजीदा और विचारशील युवक की बनी हुई है। ऐसे में ये कृत्य अच्छा भी नहीं लगता। हालांकि अमीरन की अद्भुत छवि का जादू दबे पांव उन पर भी हावी हो चुका था और उसके आकर्षण पास में चुपके चुपके से वे भी आबद्ध हो चुके थे। अब जब शिवाधार की मनाही आ गई तो अब कुछ करने या न करने का दायित्व भी उन पर आ चुका था। ये आशंका भी उनके मन को मथ रही थी कि उस दिन विशाल भीड़ के सामने ये प्रस्ताव पारित हुआ था तो उसकी प्रतिध्वनि अरवल चौकी तक भी पहुंच गई होगी। यदि कोई दुस्साहस किया भी जाए तो खतरा हो सकता है। अतः गंगाराम के द्वारा संदेश को सुनकर कान्हू जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु कान्हू निराश, हताश व पराजय स्वीकार करने वाले युवक नहीं थे और दुस्साहस के परिणामों से भयभीत होना जानते थे अतः उन्होंने गंगाराम से कहा, जाओ ये खबर ठाकुर बलवंत सिंह, ज्ञान सिंह, ठाकुर हरिहर सिंह, ठाकुर श्रीपाल सिंह व टिकार के गंगा सिंह को भी सुना दो, जिससे इन सबकी जानकारी में भी ये बात आ जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये खबर अमीरन को सबसे पहले जाकर दे दो। गंगाराम ने कान्हू जी के आदेश का पालन सुनिश्चित किया और अगले दिन तक ये खबर आसपास के सभी गांवों में पहुंच चुकी थी, क्योंकि सभी लोग इस घटनाक्रम पर नज़र गड़ाए थे और बड़े चटकारे लेकर इस पर आपस में चर्चा किया करते थे। एक दो जगह तो लोगों ने इस पर दांव भी लगाए। शिवाधार या कन्हैया सिंह में से कौन अमीरन की रथड़ियाँ उतारने में सफल होगा, इसीलिए इसे एक व्यक्तिगत इज्जत का मामला लोगों ने बना दिया था। कान्हू जी हार कर बैठ जाने वाले युवक नहीं थे। वे युद्धोग करने से पीछे हटने वाले भी नहीं थे। जब यह मामला उनके सिर पर आ गया तो उन्होंने गुप्त रूप से एक दिन अरवल की यात्रा की। बहाना बनाया कि काम से चौसार जा रहे हैं, लेकिन जा पहुँचे अब अरवल। फिर लुक छिपकर चौकी भवन का चारों ओर से सर्वेक्षण किया। कहाँ से किधर से चढ़कर आसानी से छत पर पहुँचा जा सकता है, कहाँ पर झंडा लगाया जा सकता है। घूमकर भली भांति अध्ययन किया। फिर ये भी पता लगाया कि रात में गश्त की ड्यूटी सबसे खतरनाक दीवान जालिम सिंह की है। इस प्रकार कान्हू की राह निर्बाध और निर्विघ्न नहीं थी। अगले दिन वे अमीरन के पास गए और बोले, शिवाधार सिंह ने तो हथियार डाल दिए हैं। क्यों, क्या मेरे में उनकी रुचि भी समाप्त हो गई है? कहकर अमीरन मुस्काए। कन्हैया सिंह भी उनकी मुस्कान का जवाब मुस्कान में देते हुए बोले, तुम में किसकी रुचि समाप्त हो सकती है, लेकिन तुम्हें प्राप्त करने हेतु मत्स्य भेद जो करना पड़ेगा, तो क्या मैं द्रौपदी हूँ?
अमीरन ने बिहस कर बोला। कानू ने फिर कटाक्ष किया। खैरपुर में महाभारत मचवा दिया है तो तुम द्रौपदी नहीं तो क्या हो? तो फिर मुझे जीतने वाला अर्जुन कौन है जिसे तुम बना दो? मैं किसी योग्य हूँ, मुझ में क्या क्षमता है जो मैं किसी को अर्जुन बना दूँ? क्यों नहीं बना सकती? दुनिया के हर महान व्यक्ति को महान बनाने में किसी न किसी नारी का हाथ रहा है, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो। सीरी ने फरहाद को पहाड़ काटकर नहर निकाल देने की ऊर्जा प्रदान की। शिवाजी को महान बनाने में उनकी माता की भूमिका विशिष्ट रही। तुलसी को महाकवि बनाने में रत्नावली का हाथ रहा। काली को कवि कुल कुमुद कलाधर बनाने के मूल में विद्वत्मा ही रही है। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा थी। रोमियो को ख्याति दिलाने में जूलियट का हाथ असंदिग्ध था। तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं किसी योग्य हूँ? अगर मेरे ही कहने की बात है तो मैं आपके सिवा किसे कह सकती हूँ? संभालो अपना बल, पौरुष, लाघव, साहस, संकल्प और कौशल। संधान करो अपनी शक्ति, ऊर्जा, जिजीविषा, उत्कटता, दुर्दम्यता, जिजीगीषु भावना। बढ़ो लक्ष्य की ओर और उसे प्राप्त करने की क्षमता विकसित करो। सब कर लूँगा किंतु तुम्हारे सहयोग और समर्पण के बिना नहीं। आज आपने समर्पण की बात कही, जबकि मैंने बहुत पहले ही स्वयं को आपके प्रति समर्पित कर रखा है। आज आपके इस अनुरोध के उत्तर में मैं समस्त प्राकृतिक शक्तियों के समक्ष ये घोषणा करती हूँ कि मेरा ये समर्पण प्रथम और अंतिम तथा आजीवन है। मेरी ये बात, ये धरा, ये गगन और गगन पर दीप्त दिवाकर सदागति पवन सुने, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। बस अब आप मेरे इस कथन को स्वीकृति की घोषणा करना चाहें तो करें। क्यों नहीं, मैं भी इस समस्त प्राकृतिक शक्तियों को साक्षी मानकर तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करने की घोषणा करती हूँ। मेरी इस घोषणा में मेरे संकल्प की समस्त ऊर्जा समाहित है। मेरे इस कथन की विश्वसनीयता असंदिग्ध है। कानू ने भुजा उठाकर ये बात कही। अमीरन आश्वस्त भाव से बोली, अब जहाँ तक मेरे सहयोग की बात है, आप जैसा आदेश करेंगे और जिस रूप में मेरा सहयोग लेना चाहेंगे, मैं तन मन धन से तैयार हूँ। और सुनो, कान्हू जी ने कहा, आजीजन एक नर्तकी थी, किंतु देश प्रेम उसमें कूट कूट कर भरा था। वह स्वदेश पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती थी। कानपुर के नाना साहब ने जब उसकी ख्याति सुनी तो उसे अपने यहाँ आमंत्रित किया। नाना साहब के संपर्क में जाकर आजीजन पूरी तरह देश प्रेम के रंग में रंग गई। नाना साहब ने उसे गुरिल्ला नाना साहब के संपर्क में जाकर अजीजन पूरी तरह से देश प्रेम में रंग गई। नाना साहब ने उसे गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो अजीजन ने अपने अचूक निशाने से हैरी और वाटसन जैसे गोरे सेनापतियों को यमलोक पहुंचाया, किंतु घिर जाने पर वह अंग्रेजों द्वारा जीवित पकड़ ली गई। अनिद्य सुंदरी के रूप में अजीजन को देखकर अंग्रेजों ने उसके सामने शर्त रखी कि यदि वह माफ़ी मांग ले तो उसे प्राण दे दिया जाएगा। यदि वह माफ़ी मांग ले तो प्राणदान दे दिया जाएगा। किंतु आजीजन निर्भीकता पूर्वक बोली, आप मुझे बेशक गोली से उड़ा दीजिए, किंतु मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैं भारतीय नारी हूँ। आखिर एक आजीजन अपनी आन पर अड़ी रही और अंग्रेजों ने गोली के प्रहार से उसे स्वर्गवासी बनाया। तो क्या आप अमीरन को अजीजन के रूप में देखना चाहते हैं? अमीरन ने कन्हैया सिंह से पूछा। ऐसा है, कन्हैया सिंह कहने लगे, अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष की जरूरत नहीं है, वरन कूटनीतिक संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना है। जन आंदोलन, सत्याग्रह या सहयोग जैसे अस्त्रों का प्रयोग हमें गांधी जी ने सिखाया। हमें इन शस्त्रों का प्रयोग करना है। तो आपकी योजना क्या है? उसमें मेरी भूमिका क्या रहेगी? अमीरन ने जिज्ञासा व्यक्त की। कन्हैया सिंह बोले, देखो अमीरन, खतरा तो हर काम में है। जहाँ महान उपलब्धि की संभावना विद्यमान है वहाँ जान जोखिम भी है, मगर साहस के सामने हर बाधा कन्नी काट जाती है। इसीलिए साहस तो दिखाना ही पड़ेगा। बुद्धि की तत्परता भी दिखानी पड़ेगी। जैसी परिस्थितियाँ हों तदनुकूल व्यवहार परिवर्तन कर लेने की कला तुम्हें आनी चाहिए। तैरना भाषण देकर नहीं सिखाया जाता, उसे सीखने के लिए पानी में घुसना पड़ता है। मैं जो योजना बता रहा हूँ उसका थ्योरी कम, प्रयोग ज़्यादा है। अब सुनो, कहकर कन्हैया सिंह ने अपनी पूरी योजना अमीरन को समझाई। उनके बाद यंत्र के प्रत्येक सदस्य की क्या भूमिका होगी यह भी विस्तार से समझाया। पूरे कार्यक्रम का खाका खींचकर उसे गुप्त रखने का निर्देश देकर कान्हू जी प्रस्थान कर गए।
चैत्र की संध्या कितनी लुभावनी, कितनी सुहावनी, कितनी मनभावनी होती है, जबकि बासर सरोवर में भरे दिवा जल का शीत शैवाल शांत तटों तक ही सिमट कर रह जाता है। सूर्य के अस्त होते ही संध्या सुंदरी अपने समस्त रूप यौवन के साथ विलसित हो उठती है। सिहरन युक्त समीरन उपवन से सुमन सौरभ का संदेश लेकर उसका प्रसार करने चल पड़ता है। प्राकृतिक वरदान स्वरूप प्राप्त नवान्न के भंडार से भरे खलिहान में दाएं डालते कृषकों के गायन स्वर गूंज उठते हैं। दिन भर चारणों परांत पशु वृंद कुलाचे भरते घर की ओर लौटते हुए ग्राम्यांचल की गोधूली से मंडित कर देते हैं। नवरात्र में सात्विक व्रत उपवासकर्ताओं की आरती के कर्णप्रिय स्वरों से मिलित घंट ध्वनि एवं शादी ब्याह की धमा चौकड़ी में नृत्य गायन के आयोजनों में हुड़क मृदंग नगाड़ों के ताल रव के साथ नर्तित पदों के घुंघरुओं की झनकार से संपूर्ण लोक जीवन आमोद प्रमोद के सरोवर में निमग्न हो जाता है। चतुर्दिक आनंद, तृप्ति, तुष्टि, पुष्टि, हर्ष, उत्कर्ष ही अभिव्यक्ति गोचर हो उठती है। इसीलिए तो चैत्र से संवत्सर के नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है। इसी चैत्र की एक ऐसी ही रमणीय संध्या में, जबकि पाश्चात्य क्षितिज पर सद्य तिरोहित सूर्य बिंब की अरुणिमा अभिशेष थी, किंतु पूर्व दिशा में अंबर पर निशा नायिका की केश राशि के प्रकीर्ण कुंतल जैसी तिमिर रेखाएं खिंचने लगी थी। घरों में रात्रि भोजन के उपक्रम प्रारंभ हो चुके थे। पनघट की खुली हवा में सांस लेकर ग्राम बधूटियां हंसी ठिठोली के वातावरण में जलाकर्षण कर गृहाभिमुख प्रस्थान निरत थी। रामगंगा कुंडा और चंचल बीचियों के संस्पर्श में आने के कारण पवन बाष्प कणों से बोझिल होकर स्थैर्य को प्राप्त कर चुका था, और इन बाष्प कणों पर चूल्हों से उठने वाले धूम्र के अवलंबित हो जाने के कारण संपूर्ण ग्राम्याकाश में श्याम अंबर का तितान सा तन चुका था, और उसके ऊपर अस्तगत रवि रश्मियों के अवशेष छिटके हुए थे। गोधन में दुग्ध दोहन की गर्र गौ की ध्वनि का संगीत ग्राम वीथियों में गूंज ही रहा था कि 5 व्यक्ति सिपाही जालिम सिंह के दरवाजे पर आकर रुके। जालिम सिंह अत्यंत क्रूर और निर्मम किस्म का व्यक्ति था। ऊपर से पुलिस मैन करुणा, जो कि मनुष्य को पशुत्व से भिन्न करती है, की स्रोत सुनी उसके हृदय में कब की सूख चुकी थी। जैसे कसाई को पशुघात करने में कोई झिझक नहीं होती, वैसे ही जालिम सिंह को अपराधी पर लाठियां बरसाने में कोई संकोच नहीं होता। मर्म स्थलों पर असह्य पीड़ाजनक आघात करने में जालिम सिंह को महारत हासिल थी। जालिम सिंह की मार का इतना आतंक था कि उसके हाथ में लाठी देखते ही अपराधी थर थर कांपने लगता, और जिस अपराध में वह नहीं भी शामिल होता उसमें भी शामिल होकर कबूल कर लेता था। जब किसी अपराधी के हाथ पैर तोड़ने होते तो चौकी इंचार्ज जालिम सिंह के ही हस्तलाघव का प्रयोग करते। वैसे तो निर्दयता प्रत्येक पुलिसमैन का तमगा है। उसके मुख विवर के गालियों के सर्प सदैव जिह्वा पर लपलपाते रहते हैं। गालियां पुलिसमैन हेतु आभूषण है, और उनका अस्त्र भी। अकड़ जकड़, गाली गलौज, मारपीट, फटकार उनके स्वभाव में शामिल है। जालिम सिंह इन विशेषताओं से विहीन हो ये कैसे हो सकता है। वह अत्यंत अविश्वासी, संकाल, निर्मोही, निर्द्वंद, निसंकोची, निष्करुण और नितांत नीरस व्यक्ति था। लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, अंगारे बरसाती उसकी आंखें सदैव तनी हुई उसकी भवें और आतंक का पर्याय बनी हुई थी। ऊपर से विशाल गलमुच्छ उसके व्यक्तित्व को और भीषणता प्रदान कर रहे थे। जालिम सिंह इतना बेसील बेमुरब्बत था कि उसके भाई बंधु नाते रिश्तेदार भी उसके आने से कतराते थे, और मजबूरीवश कभी आना भी पड़े तो आवश्यक वार्तालाप करके तुरंत पलायन कर जाते थे। यहाँ तक कि जालिम की पत्नी व बच्चे तक उनसे दूर दूर ही रहते, जैसे कि बिल्ली के सामने पड़ने से चूहे घबराते हैं। लेकिन इन पांचों को जाने क्या सूझी कि जालिम सिंह के आवास के बाहर बने हुए कुएं के आसपास फैली दूर्वा के बिछौने पर जाकर बैठ गए, और एक बच्चे से जालिम सिंह के विषय में पूछा। बच्चा भागता हुआ चौकी गया और जालिम सिंह को बताया कि आपके यहाँ 5 मेहमान आए हैं। सुनकर जालिम सिंह अचंभे में पड़ गए कि हमारे यहाँ मेहमान 1 2 नहीं 5, ऐसा हो ही नहीं सकता। जालिम सिंह सरपट चलते हुए आवास पर आए, देखा वास्तव में 5 लोग बैठे हैं, जिसमें 4 पुरुष
वह एक महिला। यह महिला उसे अपूर्व सुंदरी लगी। संध्या में धुंधलके में उसके रूप की ज्योति जगर मगर हो रही थी। सूरजपूर्ण ढंग से पहने वस्त्र उसकी रूपातिशयता को रेखांकित कर रहे थे। ये सौंदर्य की साक्षात सजीव प्रतिमा ही सुशोभित थी, जिसे देखकर जालिम सिंह की कठोरता अंदर ही अंदर कुछ पिघली। किंतु बाजता पुलिसिया कड़कदार आवाज़ में जालिम सिंह ने पूछा, कौन हो तुम लोग? हम बटोही हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब संबोधन जालिम सिंह को बड़ा अलग और अच्छा लगा। उन्होंने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। उसकी कड़क में कुछ और कमी आई। बटोही, हमारे यहाँ क्यों आए हो? शरण लेने आए हैं आपके यहाँ, अपना दुखड़ा सुनाने आए हैं। बड़ा नाम सुना है आपका, क्यों, क्या परेशानी है? तब वह महिला बोली, इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम अमीरन है, हम खैरपुर की रहने वाली है। गोरी गांव के ठाकुर शेर सिंह के यहाँ से प्रोग्राम करके लौट रहे थे। गंगा की कटरी में झाऊ और पतेल के झुरमुट में से 5-6 बदमाश निकले। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। फिर जालिम सिंह ने व्यग्रता से पूछा, फिर क्या? वे मुझे झाड़ियों में खींच ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो ऐसे में अक्सर होता है। ठीक है, समझ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हमसे कहा, तुम हमारे साथ ही रहो, हमारा इसी प्रकार मनोरंजन किया करो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तब तुमने क्या किया? तब हमने उन्हें बताया कि अरवल में आज रात प्रोग्राम है। तब भी वे नहीं माने। तो मैंने बताया कि इंस्पेक्टर जालिम सिंह क्या मेरा प्रोग्राम है, तो वे डर गए और मुझे छोड़ दिया। लेकिन यह भी कह दिया कि यदि बात झूठी निकली तो खैरपुर में आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन हम आपके यहाँ आए जिससे हमारी बात झूठी ना हो। जालिम ने फिर प्रश्न किया, तुमने हमारा नाम कैसे ले लिया? हुजूर, चौकी में आपके सिवा और है ही कौन? पूरा इलाका आपके नाम से थर थर काँपता है, इसीलिए हम आज रात आपके यहाँ शरण लेना चाहते हैं। अरे, हम तो यहाँ अकेले रहते हैं। तो क्या हुआ हुजूर? भज्जा साजिंदा बोला, हम साजिंदे सब यहीं बाहर लेटे रहेंगे, बस आप बाई जी को अंदर लेटा लीजिएगा, इन्हें बाहर लेटने में डर लगता है। प्रस्ताव सुनकर जालिम सिंह थोड़ा सोच में पड़ गए। मन में आया, है तो मौका अच्छा, लेकिन कहीं बदनामी न हो जाए। जालिम को सोच विचार करते देख अमीरन बोली, हुजूर, मुझसे क्या नफरत आपको जो अंदर लिटाने में परहेज है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस जालिम वाक्य पूरा करते कि अमीरन ने फिर हस्तक्षेप किया, तो ऐसा है मालिक, हमें रात तो काटनी ही है, इसीलिए आज रात चौकी में मेरा प्रोग्राम करा दीजिए। 2-3 बजे तक प्रोग्राम करेंगे, फिर आपके यहाँ 1-2 घंटे आराम करके सवेरे हम लोग चले जाएंगे। प्रोग्राम के लिए तो आप दरोगा जी से बात कर लीजिए, मुझे तो गश्त में निकलना है। अरे हुजूर, आज रात गश्त ना सही, जब पूरा इलाका आपसे थर्राता है तो किसकी हिम्मत? आपके डर से यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमें दरोगा जी से अकेले मिलते डर लगता है, इसलिए आप हमें मिलवा दीजिए और मेरी उनसे बात रख दीजिए। अमीरन का आग्रह जालिम ठुकरा न सके और बोले, चलो हम दरोगा जी से बात करके आपकी बात करा देते हैं। आगे आगे जालिम सिंह, पीछे पीछे अमीरन। चौकी के गेट में घुसते ही गैस लालटेन की रोशनी में दरोगा जी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। जालिम सिंह ने आदाब अर्ज किया, तब अमीरन ने उसी लहजे में उन्हें सलाम किया। देखते ही दरोगा बोले, क्यों जालिम सिंह, किसे पकड़ लाए? क्या कोई ठगनी है? ठगनी नहीं हुजूर, ये अमीरन है, खैरपुर की मशहूर पतुरिया। यहाँ क्या करने आई है? यहाँ जालिम सिंह थोड़ा हिचकिचाए अमीरन की ओर इशारा करते हुए बोले, बताना दरोगा जी को पूरी बात। अमीरन थोड़ा आगे बढ़ी और सिर को ढकने के उद्देश्य से साड़ी का छोर खींचा। फिर बोली, मालिक, हम गोरी से प्रोग्राम करके लौटे, देर से चलने के कारण यहाँ रात हो गई और रात में कुंडा की कटरी में लुट जाने के कारण डर से अरवल में रुक गए। रात काटनी है, था सोचा कि यहाँ चौकी में मेरा प्रोग्राम ही हो जाए, आप सबका मनोरंजन हो जाएगा और मुझे कुछ मजूरी मिल जाएगी। तुम्हारा हुस्न तो ऐसा है कि तुम लुटेरों को भी खुद लूट लो। लुटेरे तुम्हें क्या लूटेंगे? कहकर थानेदार ने ठहाका लगाया। फिर जालिम सिंह की ओर मुखातिब होकर बोले, क्यों जालिम सिंह, ठीक कहा मैंने? सुनकर जालिम सिंह भी मूँछों से मुस्काए। हुजूर, मैं किस काबिल हूँ, इधर उधर भटक कर खाती कमाती हूँ, आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरा भी कुछ भला हो जाए। अमीरन ने दोबारा मिन्नत की। अब ये जालिम सिंह समझे कि ये तुम्हारा इंतजाम कर सके तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम्हारे साजिंदे वगैरह कहाँ हैं? बाहर हैं हुजूर, आपके हुक्म की देर है, वे सब यहीं मौजूद हैं।
अमीरन की विनम्र बाणी सुनकर दरोगा पिघला। उसकी कठोरता काफूर हो गई। वह बोला, लेकिन प्रोग्राम हम चौकी परिसर के अंदर नहीं होने देंगे। बाहर मैदान में हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सारी व्यवस्था गांव वालों की रहेगी। पुलिस केवल शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने तक ही सीमित रहेगी। ठीक है जालिम सिंह, प्रोग्राम हो जाने दो। बहुत अच्छा कहकर जालिम सिंह एबाउट टर्न हो गया। अमीरन भी पीछे पीछे चली। घर पर आकर जालिम सिंह ने सूबेदार सिंह से लड़के नरेंद्र सिंह को बुलवाया और तमाशे की सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उन पर डाल दी। फिर अमीरन से पूछा, तुम लोगों के खाने पीने का क्या इंतजाम है? अमीरन बोली, जब हम प्रोग्राम करते हैं तब खाना नहीं खाते, नहीं तो